वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीक स्टडी पॉइंट। आइए आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में थोड़ा, मतलब आरबीआई का गठन, आरबीआई का कार्य कैसे होता है और आरबीआई में अधिकारी कितने होते हैं, कर्मचारी कितने होते हैं, आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आरबीआई है क्या। तो देखिए, आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो वहाँ की पूरे बाजार को पूरे मौद्रिक आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करता है। तो जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक वहाँ का केंद्रीय बैंक है, वैसे ही हमारे यहाँ आरबीआई है। तो आरबीआई का गठन कब हुआ, इसके गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी कमेटी उसमें आई, इसके गठन से संबंधित इस पर आज हम बात करेंगे। तो आरबीआई की स्थापना के लिए जो सबसे पहली कमेटी आई थी वो आई थी 1914 में। 1914 में एक कमेटी आई थी, चैम्बरलिन कमेटी। यह आरबीआई से संबंधित पहली कमेटी थी जिसका गठन 1914 में किया गया था। लेकिन इस कमेटी का और इस कमेटी ने एक जो सुझाव दिया कि देश में या भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। लेकिन 1914 में हम जानते हैं कि पहला जो विश्व युद्ध हो गया था, तो विश्व युद्ध जब हुआ उस विश्व युद्ध हो जाने के कारण इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद में जो कमेटी गठित हुई जिसे हम कहते हैं हिल्टन यंग कमेटी या हिल्टन यंग समिति, यह गठित हुई थी 1926 में। इसको हम कहते हैं रॉयल कमीशन। उन्नीस 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति जो थी, जिसे हम रॉयल कमीशन में कहते हैं, आरबीआई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसने यह सुझाव दिया, इसने भी यही सुझाव दिया कि एक केंद्रीय देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इसकी सिफारिश के आधार पर 1930 में एक केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया 1930 में। इस केंद्रीय बैंक जांच समिति ने अपनी जो सिफारिश थी 1934 में, इसने 1934 मतलब केंद्रीय बैंक जांच समिति ने इसी के सिफारिश के आधार पर 1934 में एक एक्ट आया, जिसे हम आरबीआई एक्ट 1934। 1934 में एक एक्ट आया या अधिनियम आया, आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी आई? चैम्बरलिन समिति 1914 में। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, लेकिन विश्व युद्ध हो जाने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी आई वो कौन सी थी? हिल्टन यंग कमेटी या रॉयल कमीशन। ये आई 1926 में। 1926 में इसके सिफारिश के आधार पर एक नई कमेटी गठित की गई। कौन सी? केंद्रीय बैंक जांच समिति। और केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया और आरबीआई की स्थापना की गई। देखिए, जब 1934 में जब इसकी स्थापना हुई तो हम जानते हैं हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो
1947 में, तो 1934 में इसकी स्थापना हुई, तब इस पर जो है प्रभुत्व था अंग्रेजों का। यह अंग्रेजों तथा कुछ जो निजी व्यापारी थे उनके नियंत्रण में था। लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद में हम देखें तो 1 जनवरी 1949 देश आज़ाद होने के बाद में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, अब ये क्या हुआ, अब ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत आ गई या भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई और इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया भारत में, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। अब बात करते हैं हम आरबीआई की। देखिए, आरबीआई का लेखांकन वर्ष जो होता है, अब तक जो लेखांकन वर्ष था वो 1 जुलाई से 31 जून, ये आरबीआई का लेखांकन वर्ष है। तो आरबीआई का लेखांकन वर्ष कितना है, 1 जुलाई से 31 जून 2000। अभी जो 20 में ही जो बात की गई थी एक उस पर कि 2021 से इसका जो लेखांकन वर्ष होगा वही होगा जो हर बैंकों का होता है। क्या होता है बैंकों का, तो हम जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो होता है ये बैंकों का होता है। और बैंकों का लेखांकन वर्ष या भारत सरकार का लेखांकन वर्ष भी यही होता है। अब देखें 1948 तक जो भारत का रिजर्व बैंक है या आरबीआई जो है, यह भारत के अतिरिक्त भी 2 अन्य देशों के केंद्रीय बैंक की भूमिका में रहा है या 2 अन्य देशों के लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका का निर्वहन किया है। वो 2 देश कौन कौन से हैं, तो पहला देश है पाकिस्तान और दूसरा है म्यांमार, जिसे हम वर्मा कहते हैं। ठीक, तो ये 2 देश थे जिनका भी केंद्रीय बैंक की भूमिका में रहा है 1948 तक। ठीक, 1948 तक आरबीआई इन देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में रहा है। अब हम बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर के रूप बारे में। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जबकि स्वतंत्र भारत में के पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। देखिए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, जो आरबीआई की स्थापना 1934 में, तो जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे भारत के आज़ाद होने से पहले, वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत में के आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे, स्वतंत्र भारत में आरबीआई के गवर्नर, वो पहले थे सीडी देशमुख साहब। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्तमान में कौन से हैं, तो वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास,
शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ये जो है आरबीआई के 15वें गवर्नर हैं। अब देखिए, आरबीआई में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के और गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब अगर हम देखें तो आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। और इसके 4 उप कार्यालय होते हैं। ठीक, 27 कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और 4 उप कार्यालय होते हैं। ये जो 4 उप कार्यालय हैं, ये 4 उप कार्यालय देश के 4 मेट्रो महानगरों में, देश के 4 महानगरों में हैं। जैसे पहला तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। ठीक, ये 4 उप कार्यालय जो हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में हैं। और 27 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं हर राज्य में है और सामान्यतः ये राज्य की राजधानी में स्थित होते हैं या स्थित हैं। अब हम बात करें कि आरबीआई की संरचना की, तो देखिए आरबीआई की संरचना, आरबीआई में देखिए कुछ अधिकारी होते हैं जो निदेशक होते हैं, कुछ गैर निदेशक होते हैं। निदेशक में हम देखें तो गवर्नर हो जाएंगे एक, और जो हो जाएंगे डिप्टी गवर्नर। ठीक, ये गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो होते हैं ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, अभी हमने आपको बताया, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, तो टोटल इनकी जो निदेशक अधिकारियों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5। और इन 5 की जो नियुक्ति होती है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, देखिए ये 5 जो होते हैं निदेशक अधिकारी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उसके बाद में जो गैर निदेशक अधिकारी हैं उनमें देखिए पहला तो हम ले लेते हैं क्या,
पहले जो हो गए अस्थाई, ठीक, स्थानीय बोर्ड, कुछ जो अधिकारी हो गए स्थानीय बोर्ड के, नामित कुछ होते हैं जो नामित किए जाते हैं, नामित सदस्य, स्थानीय बोर्ड सदस्य और नामित सदस्य। स्थानीय बोर्ड जैसे जिसे उप कार्यालय भी हम बताए थे, 4 के आरबीआई के 4 उप कार्यालय होते हैं, उन्हीं को स्थानीय बोर्ड भी कहते हैं। उनके जो सदस्य होते हैं वो कितने हो जाएंगे, देखिए कितने हमने बताए थे आपको, 1 2 3 और 4। देखिए जो स्थानीय बोर्ड के सदस्य होंगे, स्थानीय बोर्ड कितने थे, 4। एक स्थानीय बोर्ड में 4 सदस्य और एक गवर्नर होते हैं, मतलब एक उसके जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, ठीक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 ये मान लीजिए ये मुंबई का है, इसमें 5, ये दिल्ली का उप कार्यालय इसमें इसके 5, और चेन्नई के 5 और एक कोलकाता के 5। तो ये कितने सदस्य हो गए, टोटल 20 सदस्य हो गए। और 10 सदस्य जो होते हैं वो नामित किए जाते हैं, ठीक। तो नामित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 10। और ये सदस्य जो नामित किए जाएंगे, इन्हें नामित कौन करता है, तो इन्हें नामित करते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक, अब हम अगर देखें तो टोटल संख्या कितनी हो गई, जो आरबीआई है उनमें अधिकारियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 ये हो जाएंगे जो निदेशक अधिकारी होते हैं, और 5 10 15 20, तो 5 और 20 25, 25 और 10 ये जो नामित होते हैं। तो आरबीआई में अगर हम देखें अधिकारियों की संख्या, तो आरबीआई में जो कुल सदस्य होंगे उनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। देखिए समझिए थोड़ा, जब 5 ही हो गए, 10 हो गए नामित वाले। हमने आपको क्या बताया कि स्थानीय जो बोर्ड होते हैं उनमें 4 सदस्य और एक गवर्नर या अध्यक्ष होते हैं। तो अगर ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, इनका जो अध्यक्ष जो इनके होते हैं स्थानीय बोर्ड के, तो स्थानीय बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उनके अतिरिक्त इसमें 4 सदस्य और होते हैं। इस तरह से टोटल जो आरबीआई में कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 35। अब जो हम देखें तो आरबीआई का मुख्यालय जो है 1937 से आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, आरबीआई का मुख्यालय 1937 से मुंबई में माना जा रहा है, लेकिन 1937 से पहले इसका मुख्यालय कहाँ था। तो अगर देखें 1935 से और 1937 तक इनका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, ठीक। आरबीआई के मुख्यालय 1935 से लेकर 1937 तक कोलकाता में था, और 1937 से अब तक ये कहाँ माना जा रहा है, मुंबई में है।
अधिकृत जो इन बैंकों को जो विनियमित करने के लिए जो कुछ अधिनियम या कानून हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। तो जो बैंक हैं, भारत के जितने भी बैंक हैं वो मुख्यतः 2 अधिनियम उसके तहत विनियमित किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, और हम उनकी बात करते हैं भी। तो जो 2 अधिनियम हैं जिनके तहत सारे बैंक विनियमित किए जाते हैं, उनमें पहला तो है आपका यही आरबीआई एक्ट 1934, ये पहला एक्ट। और ये दूसरा है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम। ठीक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ये 2 अधिनियम हैं जिनके अंतर्गत भारत के सभी बैंक जो है विनियमित किए जाते हैं, इन्हीं के तहत तो संचालित किए जाते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में। आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं? तो आरबीआई, जैसे आरबीआई केंद्रीय बैंक है, बहुत सारे काम करते हैं, उसके बहुत सारे कार्य हैं। तो हम आइए एक एक करके उनके उसके कार्यों के बारे में जानते हैं कि मतलब उनके क्या क्या कार्य हैं आरबीआई के। देखिए, आरबीआई जो होता है, 1 रुपए के नोट, आरबीआई भारत में जितने भी नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं या प्रचलन में हैं, उन सबको क्या करता है? विनियमित करता है, उनका निर्गमन करता होता है। लेकिन अब इसमें देखिए, जो 1 रुपए का नोट होता है, एक रुपए के नोट और छोटे सिक्के, छोटे सिक्के में किनको ले लेंगे हम? छोटे सिक्के में आते हैं 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के। ठीक, 1 रुपये के नोट और छोटे सिक्के में ये 3 सिक्के, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के, इनको छोड़कर बाकी जितने भी मुद्राएं भारत में प्रचलित हैं या जितने भी नोट और सिक्के हैं, उनका जो निर्गमन करता होता है वह आरबीआई होता है, या उन्हें निर्गमन करता है या जारी करता ईश्वर जो होता है वो आरबीआई होता है। हम जानते हैं कि 1 रुपये का जो नोट होता है, इसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और उसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। ठीक, तो 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर बाकी सारे जितने भी मुद्राएं भारत में प्रचलित हैं उनका जारी करता, और भारत में प्रचलित सभी मुद्राओं, देश में चलित सभी मुद्रा अर्थात सभी नोटों और सिक्कों का वितरण करता जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका करता है वो कौन होता है? आरबीआई करता है। तो ये 2 आरबीआई के, ये आरबीआई का कार्य हो गया। ठीक है, 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय जारी क्यों करता है, मतलब क्यों छापता है 1 रुपए का नोट? तो 1 रुपए का नोट जो वित्त मंत्रालय छापता है उसे कहते हैं वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए, घाटे को कम करने के लिए जो वित्त मंत्रालय होता है 1 रुपए के नोट जारी करता है। अब बात करें तो 1 रुपए की नोट की, तो 1 रुपए के नोट पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1 रुपए का जो नोट था, एक रुपए के नोट को 1917 में पहली बार छापा गया था। ठीक,
1 रुपये के नोट को 1917 में पहली बार जारी किया था। इस तरह से अगर हम देखें तो 2017 में 1 रुपये के नोट ने अपने 100 साल पूरे कर लिए। ठीक, ये भारत का एकमात्र मुद्रा या एकमात्र नोट है जिसने क्या किया है, अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इसको बंद कर दिया गया था 1956 में। 1 रुपये के नोट को जारी करना बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? इसका जो आंतरिक मूल्य था वो इसके बाह्य मूल्य से कम हो गया था। मतलब अगर ऐसे कहें कि इसकी जो लागत थी, मतलब इनकी जो 1 रुपये के नोट की जो छपाई की लागत थी, वो छपाई की लागत इसके आंतरिक मूल्य से अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार को इसमें भी नुकसान होने लगा था। भाई 1 रुपये के नोट में 1 रुपये की नोट को छापने के लिए अगर छपाई में हम 1 रुपये से अधिक का हमारे जो लागत आ रहा है, तो फिर उसको तो उससे तो जो है और नुकसान ही होगा। तो इसलिए इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 2014 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। और वर्तमान में इसकी जो लागत है 1 रुपये के नोट को, तो ये छापने की लागत वर्तमान में लागत 15 पैसे है। अब देखते हैं तो आरबीआई की जो पहले जो नोट जारी किए, मतलब जो 1917 से 1956 तक जो नोट जारी किए देखे 1 रुपये का, उसका जो रंग था वो क्या था? आसमानी था। मतलब अगर बोले तो स्काई ब्लू। लेकिन अब जो नोट्स जारी किया गया है 2014 से, तो 2014 से जो नए नोट जारी की गई है 1 रुपये की, उसका रंग जो है हरा और गुलाबी है। ठीक, हरा और गुलाबी उसका रंग है, जिस पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है आरबीआई के संदर्भ में, सीनियोरेज। क्या होता है? ये सीनियोरेज क्या होता है? तो ये सीनियोरेज जो होता है ये आरबीआई का लाभ होता है। अब आरबीआई को लाभ कैसे मिलता है? आरबीआई का लाभ क्या होता है? देखिए, जब कोई मुद्रा आरबीआई कोई नोट छापती है, तो उसमें जो उसकी लागत आती है, उस नोट के पर अंकित मूल्य से उसकी छपाई की जो आरबीआई की लागत होती है, उस लागत को हम जब माइनस कर देंगे, तब जो बचता है वही सीनियोरेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने 2000 रुपये की कोई नोट छाप दी है, 2000 रुपये की नोट जो है आरबीआई छापेगी। तो इसमें सीनियर जब हम निकालेंगे तो देखिए ये हो गया अंकित मूल्य। तो ये नोट पर जो 2000 ऊपर छपा हुआ है, जो 2000 के नोट जब आरबीआई छापेगी तो जो उस पर अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा? 2000 होगा। और 2000 में की इस नोट पर जो छापने की लागत है, मतलब मान लीजिए इसको जो कागज़ और जो भी स्याही वगैरह जो भी आरबीआई उसमें इस्तेमाल की है, उसकी जो लागत है, मान लीजिए लागत कितनी हो गई? 10 रुपये। एक नोट को छापने में लागत कितनी आई? 10 रुपये। और वो नोट छपी कितने मूल्य की है?
तो 2000 की। अब इसमें से हम जब अंकित मूल्य में से लागत मूल्य माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही होगा सीनियरेज। अब इस पर हम वैल्यू रख दें, तो हम वैल्यू अगर रखें 2000 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1990। 2000 में से 10 रुपये 10 अगर हम निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 1919 रुपये। ये जो 1919 रुपये ये आरबीआई का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, और इसी को सीनियरेज कहते हैं। तो सीनियरेज क्या होता है, अंकित मूल्य में से लागत मूल्य में घटा देने पर जो प्राप्त होता है लाभ, उस लाभ को सीनियरेज कहते हैं। मतलब आरबीआई के पैसे छापने, नोट छापने में जितनी लागत आती है उस नोट पर अंकित मूल्य से उस लागत मूल्य को घटा देंगे, जो बचेगा उसे सीनियरेज कहते हैं। ठीक। ₹1 के नोट को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी उससे बड़े नोट जारी किए जाते हैं वो सब आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक। सभी नोटों पर सिग्नेचर किसका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का होता है। अब बात कर लेते हैं भारत में नोट और सिक्कों की। तो भारत में 4 जो है प्रिंटिंग प्रेस है। अब जो नोट और सिक्के होते हैं, ये जो सिक्के होते हैं तो देखिए किसी टकसाल में ढाले जाते होंगे, जो नोट हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में क्या किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। तो भारत में नोटों की प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भारत में कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक। तो भारत में कुल कितने प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 प्रिंटिंग प्रेस है। अब आइए देख लेते हैं 4 प्रिंटिंग प्रेस जो कहाँ कहाँ स्थित है। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है नासिक में है। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दूसरा जो है देवास। देवास कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एक प्रिंटिंग प्रेस, तीसरा प्रिंटिंग प्रेस जो है मैसूर में है। कर्नाटक। चौथा प्रिंटिंग प्रेस जो है सालबनी में है। इसे हम पश्चिम बंगाल लिख देते हैं। चलिए, तो ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर भारत में नोट प्रिंट किए जाते हैं, जैसे नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और सालबनी पश्चिम बंगाल में। अब देखिए इनको जो प्रिंटिंग प्रेस जो होती है इनका संचालन कैसे होता है, कौन सी संस्थाएं हैं जो इनका संचालन करती हैं। तो हम देखें अगर तो ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में इनका संचालन करती हैं। तो पहली जो संस्था है
भारतीय रिजर्व बैंक नोट और एक दूसरी, अच्छा चलिए देखिए, जो पहली संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये संस्था जो है 1995 में स्थापित की गई। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। देखिए, जो पहली संस्था है कौन सी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, 1995 में स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। और ये दो प्रिंटिंग प्रेस, जैसे मैसूर जो कर्नाटक में स्थित है और साल्बनी मध्य प्रदेश वाले, ठीक, नहीं साल्बनी पश्चिम बंगाल, इन दोनों का संचालन कौन करता है, इन दोनों प्रिंटिंग प्रेस का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एक दूसरी संस्था इसके अलावा है जिसको हम कहते हैं SPMCIL, दूसरी संस्था कौन सी है, तो SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये दो जो मुख्य प्रिंटिंग प्रेस हैं उनका संचालन करती है, जैसे नासिक, महाराष्ट्र वाली नासिक, और दूसरा कौन सा है, इसको पहला मान लिया, दूसरा है देवास। देवास कहाँ है, मध्य प्रदेश, इसका संचालन करती है।
ये संस्था जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये 100% सरकार की, ये जो 100% है सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है, जिसकी जो स्थापना हुई थी, और यह इसकी स्थापना 2006 में, यह भारत में मिनी रत्न, ये जो भारत के मिनी रत्न कंपनियों में आती है। मिनी रत्न कंपनियां कौन सी होती हैं? तो मिनी रत्न कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जिनका लगातार 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रही हो। जैसे कोई कंपनी है, जैसे कंपनी है लगातार, कोई कंपनी अगर लगातार 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है और उसके किसी एक वर्ष का लाभ जो है वो 30 करोड़ रुपए से अधिक हो, तो वह कौन सी कंपनी होगी? वो कंपनी आ जाएगी भारत के मिनी रत्न कंपनियों में। भारत में कंपनियों को कैटेगरी तो मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियां होती हैं। SPMCIL भारत में 2 मुख्य नोट प्रिंटिंग प्रेस जो हम बताए हैं, नासिक और देवास का संचालन करता है। अगर हम बात करें ये जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, तो यह पूर्णतः RBI के अधीन संस्था है। ठीक, हाँ, ये जो पूर्णतः क्या है RBI के अधीन है, और ये जो है 100% किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। इस पर पूर्ण स्वामित्व RBI का होता है। भारत में सिक्के या टकसाल, ये बात की हमने किन की? नोटों की। हम बात करते हैं सिक्कों की। तो भारत में जो सिक्के होते हैं, सिक्के डालने के टकसाल जो है, तो टकसाल भी भारत में 4 ही हैं, और जिनका 1 मिनट, भारत में टकसालें कितनी हैं? 4 टकसालें हैं। जैसे मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद और एक नोएडा में है। तो ये 4 टकसालें हैं जहाँ पर भारत में सिक्के डाले जाते हैं, और इनका जो नियंत्रण या इनका जो संचालन होता है वह होता है क्वाइन एक्ट 1906। क्वाइन एक्ट 1906 के अंतर्गत इन टकसालों का जो होता है विनियमन होता है या इनका नियंत्रण होता है। अब हम बात करें, ये जो होते हैं इनमें सभी तरह के सिक्के डाले जाते हैं इन 4 टकसालों में। RBI अधिकतम जो है 10,000 रुपये तक का, कितने अभी RBI कितने मूल्य तक वर्ग तक के नोट जारी किए हैं? तो अभी तक RBI ने 2000 मूल्य वर्ग तक के जो है नोट जारी किए हैं, लेकिन अगर RBI चाहे तो RBI 10,000 रुपये तक के 10,000 रुपये तक के नोट को RBI जारी कर सकती है। हालांकि इससे अधिक के नोट भी जारी कर सकती है, लेकिन जब इससे अधिक के नोट जारी करने होंगे तो उसे सरकार को RBI एक्ट 1934 की जो धारा 56 है, हम बात करें तो सेक्शन 56 ऑफ RBI एक्ट 1934, अगर 10,000 रुपये मूल्य से अधिक मूल्य वर्ग के नोट RBI को जारी करने हैं तो फिर सरकार को RBI एक्ट 1934 की धारा 56 में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यह लिखा गया कि RBI अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट को जारी कर सकती है या छाप सकती है।
तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने पढ़ लिया आरबी सिक्के, जो भारत में नोट और सिक्के हैं उनको कैसे जारी किया जाता है, वो जो है उनका प्रिंटिंग कहाँ पर होता है, और जो सिक्के हैं उनको ढालने के लिए टकसालें कितनी है भारत में, क्योंकि हर जगह से इन नोटों का ना तो ये नोट छापे जा सकते हैं, ना हर जगह जो है ऐसे सिक्के ढाले जा सकते हैं। तो हमने 4 जो है प्रिंटिंग प्रेस देखे जहाँ पर भारत में नोट छापे जाते हैं। तो ऐसे 4 हमने कौन कौन से देखे, नासिक, मैसूर, सालबनी और देवास। ये 4 जो हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस है, जिनके संचालन के लिए 2 संस्थाएं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 100% स्वामित्व जो है आरबीआई के पास है, और ये जो है मैसूर जो कर्नाटक में है, और सालबनी जो कोलकाता में है या पश्चिम बंगाल में है, इन दोनों प्रिंटिंग प्रेस का संचालन करती है। दूसरे जो है एक है एसपीएमसीआईएल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका 100% स्वामित्व या ये 100% जो है भारत सरकार के उपक्रम है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह भारत के 2 टकसाल नासिक तथा देवास नासिक एवं देवास जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है उनका संचालन इसके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो भारत में आरबीआई में नोट जो जारी करने के लिए मुख्यतः 4 जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसके अतिरिक्त एक प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में भी है, और उस हैदराबाद में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें सरकारी स्टाम्प पेपर जैसे ट्रेजरी बिल, प्रशस्ति पत्र और सरकारी प्रतिभूति ये सब छापे जाते हैं। भारत में जो है नोट छापने के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी में है। लेकिन जो कागज़ आते हैं, अब अगर हम बात करें नोट छापने के कागज़ की, नोट छापने में हर तरह के कागज़ का इस्तेमाल या तो किया नहीं जाएगा। इसके लिए जो कागज़ आता है नोट छापने के लिए, नोट छापने का कागज़ कहाँ से आता है, होशंगाबाद से आता है जो मध्य प्रदेश में है। तो आरबीआई के नोट छपते कहाँ पर हैं, तो आरबीआई के नोट जो छपते हैं वो 4 मुख्य प्रिंटिंग प्रेस नासिक, देवास, सालबनी और मैसूर में छपते हैं। जो 2 संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित किए जाते हैं। नोट छापने का कागज़ जो होता है होशंगाबाद एमपी से आता है। अब इसके बाद में जो हम बात करते हैं तो एक संस्था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, DICGC। ये क्वेश्चन आगे कल जो पेपर हुआ है आरओ में उसमें पूछा गया है, और आगे के जो PCS के कुछ पेपर्स होने वाले हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। IAS के जो पेपर होने हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि करंट में बना हुआ है। अभी 2020 में इसमें संशोधन किया गया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए जो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1978 मुख्यालय मुंबई,
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। तो जो DICGC है, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी स्थापना 1978 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत की गई थी। यह वह दूसरी संस्था जिसका 100% स्वामित्व RBI के पास है। इससे पहले हमने आपको एक संस्था बताई थी जिसका 100% स्वामित्व जो था वो RBI के पास था। वो कौन सी संस्था थी? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और यह DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका भी 100% जो स्वामित्व है वह RBI के पास है। इसमें जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, कल मतलब 20 सितंबर जो था RO का पेपर होता समीक्षा अधिकारी का। समीक्षा अधिकारी में कल एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन RBI की सह संस्था है या एक सहायक संस्था है। ये उसमें पहला कथन था। दूसरा कथन था कि इसमें 5 लाख तक की जमा पर जो है इंश्योरेंस या गारंटी दी जाती है। और इसके जो ऑप्शन थे वो दोनों सही हैं। देखिए, अगर बात करें तो पहले ये जो था, इसका जो मुख्य काम होता है बैंकों में जमा धारक जो होते हैं, बैंकों के जमा धारकों ये जो संस्था है DICGC, इसका जो काम है वो बैंक के जो जमा धारक होते हैं, मतलब जो बैंक के ग्राहक होते हैं, जब बैंक में वो अपना पैसा जब जमा करते हैं तो उनको उनकी जो जमा होती है उस पर बीमा देती है, ताकि जैसे बैंक को कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए बैंक में चोरी हो गई या फिर बैंक में कुछ दुर्घटना हो गई जिससे पैसे जो उसमें जो रुपये थे या जो धन थे उनकी क्षति हुई, तो ये संस्था है वो जो बैंक के जमा धारक है उनको उनकी बीमा जो जमा है उस पर बीमा देती है। जो उनके वहाँ पर पैसे जो जमा है उन पर बीमा देती है। ये जो बीमा की राशि थी ये पहले 1 लाख रुपए थी। पहले कितनी थी? तो पहले ये 1 लाख रुपए तक की थी। अभी 2020 में जनवरी में ही इसको बदल कर जनवरी 2020 में इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। तो इस तरह से कल वाले क्वेश्चन का जो दोनों आंसर होंगे वो दोनों कथन होंगे, दोनों कथन सही होंगे। अब हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले कितने तक की देती थी? 1 लाख रुपए तक बीमा देती थी। 1 लाख रुपए तक के जमा पर अब 5 लाख रुपए तक के जमा पर ये बीमा सुरक्षा देती है। अब बात करते हैं भारत में जो नोट होते हैं, RBI नोटों को, मतलब नोटों को छापने के लिए या मुद्रा का निर्गमन करने के लिए किस विधि का या किस एक्ट का या किस कानून का प्रयोग करती है। तो देखिए, RBI नोट जारी करने के लिए 1954 से RBI नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली
क्या होती है, ये न्यूनतम रिजर्व प्रणाली आरबीआई 1954 से नोट छापने के लिए, नोटों को जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करती है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली होता है कि इसमें जो है किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को कुछ जो निश्चित धन होता है उसको अपने पास रखना होता है सुरक्षित, और उसके आधार पर वो नोटों को जारी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें तो अब 1957 में न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत जो नोट छापने के लिए आरबीआई को अपने पास जो धन रखना होता है, देखिए अब जो ये है वो 200 करोड़ रुपए है। इससे पहले 1954 से 1957 तक आरबीआई जिस न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करती थी उसके अंतर्गत आरबीआई को 500 करोड़ रुपए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के रूप में अपने पास रखने होते थे, जो 1957 से 200 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ जो होता है, अब बात करें तो 200 करोड़ इसमें जो 115 करोड़ होगा अनिवार्य रूप से 115 करोड़ रुपए के बराबर मूल्य के बराबर सोना रखना होगा। मतलब ये अनिवार्य है कि 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना रखें, और जो बचते हैं उसको ये सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं। देखिए जो 200 करोड़ का इनका जो रिजर्व होता है न्यूनतम रिजर्व, इसमें 115 करोड़ का सोना जो अनिवार्य है कि 115 करोड़ का सोना रखना ही पड़ेगा, और जो बचते हैं 85 करोड़ या 85 करोड़ रुपए उसमें ये अपने मतलब भारत सरकार जो है भारत सरकार के बॉन्ड रख सकती है, या विदेशी सरकार या विदेशी जो है प्रतिभूत रख सकती हैं। प्रतिभूत एक पत्र होता है, विश्वास पत्र, जैसे भारत सरकार अपना जारी करती है ट्रेजरी बिल, वो भी क्या है, एक पत्र ही है जिसे हम प्रतिभूत कहते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम आगे प्रतिभूति वगैरह बॉन्ड बाजार शेयर मार्केट जब पढ़ेंगे तब। तो 200 करोड़ का जो है न्यूनतम रिजर्व रखकर आरबीआई पैसे छापती है या मुद्रा का निर्गमन करती है। इस प्रकार आरबीआई के पास वर्तमान में सोने का जो है एक बड़ा रिजर्व है। अगर बात करें, देखो आरबीआई रखना पड़ता है सोने के रूप में और विदेशी प्रतिभूति के रूप में। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सोने का भंडारण एक अच्छी मात्रा में कर रखा है। मगर अगर बात करें तो विश्व में इस वक्त जितने भी देश हैं उनके केंद्रीय बैंकों के पास जो सोने का रिजर्व है या जो गोल्ड रिजर्व है, उस गोल्ड रिजर्व में 2019 में भारत 9वें नंबर पर आ गया है, न्यूजीलैंड को पीछे कर। इससे पहले 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड 9वें पर था। 2019 में भारत ने न्यूजीलैंड को पीछे करते हुए 9वें नंबर पर आ गया है, जिसके पास जिस सभी केंद्रीय बैंकों में इसके पास 9वें नंबर पर मतलब
सर्वाधिक स्वर्ण भंडार हैं। अब बात कर लेते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, जो लीगल टेंडर मनी कैसे कहते हैं। देखिए, भारत में सभी नोट या सिक्के जो भी प्रचलन में हैं वो सब क्या होंगे, लीगल टेंडर मनी होंगे। विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसकी देयता सरकार की होती है। देयता सरकार मतलब जिस पर सरकार ये वादा करते हैं, यह सरकार गारंटी देता है, जिसमें नोट पर लिखा ना तो मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो जो होता है वो भारत सरकार की गारंटी होती है सरकार की कि ये जो मुद्रा है वो लीगल टेंडर मनी है या विधिग्राह्य मुद्रा है। उस मुद्रा को लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है, ना तो व्यापारी न कर्जदाता न कोई। आरबीआई एक्ट की जो धारा 22 है वो आरबीआई को नोट जारी करने के लिए अधिकृत करता है। आरबीआई को नोट जारी करने के लिए कौन अधिकृत करता है, तो सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट की धारा 22 जो होती है आरबीआई को यह शक्ति देती है कि वह नोट जारी करे। 8 नवंबर 2016, अच्छे से याद होगा सब लोगों को ये दिन। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने इस धारा में संशोधन करके 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट को बंद कर दिया। बंद कर देगा मतलब क्या, उसकी विधिग्राह्यता जो है लीगल ने उसको जो वैधता समाप्त कर दी। तो विधिग्राह्यता को समाप्त कर दिया, जिसे विमुद्रीकरण कहा गया या कहा जाता है। विमुद्रीकरण का जो उद्देश्य था वो 3 था, शायद कोई पूरा भी हुआ हो। जिसमें तो काले धन को कम करना था, जो नहीं हुआ है, बात करें तो नहीं ही हुआ है। और जाली नोटों को समाप्त करना था, फिर से आ गए हैं जो। हाँ, एक चीज़ जरूर कम हो, जिसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था आतंकवाद के वित्तीयन को रोकना था, जिस पर कहा जा सकता है कि इस पर अच्छी खासी मात्रा में, अच्छे खासे स्तर तक जो है कमी आई है, रोक लगी है। आतंकवाद के वित्तीयन तो रुका ही है। ये विमुद्रीकरण का शायद ही एक फ़ायदा है। इसके अलावा काले धन की समाप्ति वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि हुआ है। बाकी अब देखिए, आरबीआई को और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अब आरबीआई के जो अन्य कार्य हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ लेंगे। आज हमने आपको आरबीआई का सिर्फ एक कार्य पढ़ाया है। आरबीआई के अभी लगभग 8 कार्य बाकी ही हैं जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो इनको हम बाद में देख लेंगे। आज हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो नोट हैं और नोटों पर रंग और जो चिन्ह हैं उनके बारे में थोड़ा सा।
तो देखिए ये जो इधर है नोट, ये रंग उन पर उनके और उन पर बने हुए ये कुछ चिन्ह हैं। जैसे हम बात करें 2000 की नोट, 2000 रुपये की नोट का जो रंग है गुलाबी, और उन पर जो चिन्ह मतलब जिस चीज़ का चिन्ह बना हुआ है वह जिसका प्रतीक बना हुआ है मंगलयान। 500 के नोट का रंग हरा है, उस जिस पर लाल किला बना है। 200 रुपये का नोट चमकीला पीला, जिसका रंग क्या है, 200 रुपये के नोट का रंग क्या है, चमकीला पीला है। उस पर बना क्या है, तो सांची का स्तूप बना है, सांची का स्तूप, धरोहर भारतीय संस्कृति की। 100 रुपये के नोट का रंग बैगनी है, जिस पर रानी की वाव बनी हुई है। इम्पॉर्टेंट है ये भी, अगर हम कला और संस्कृति की दृष्टि से देखें तो। 50 रुपये के नोट का रंग आसमानी नीला है, स्काई ब्लू, हाथी गुम्फा, हम्पी, इम्पॉर्टेंट। 20 रुपये के नोट पर नोटों का रंग जो है, 20 रुपये के नोट का रंग क्या है, 20 रुपये के नोट का रंग नारंगी है, एलोरा की गुफा बनी है जिस पर। 10 रुपये के नोट का रंग भूरा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिस पर प्रतीक के रूप में चिन्हित है। और 1 रुपये का नोट हमने आपको पहले ही बता दिया, इसका रंग हरा और गुलाबी है, और जिस पर जो प्रतीक या जो चिन्ह बना हुआ है बॉम्बे हाई का बना हुआ, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है। तो ये रहे अभी जो नए प्रचलन में नोट, जो नए नोट प्रचलन में आए हैं उनके जो रंग, उन पर उत्कृत चिन्ह। इसके आगे हम जो है आरबीआई के बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, अब हम क्लास रोज लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। चलिए, धन्यवाद।